नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करने वाला हूं आज मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस का ये सेट होगा लगातार MPPSC की परीक्षा तक, जिस परीक्षा में आज से लगभग 10 दिन बाकी हैं। हम 50 क्वेश्चंस का ये सेट सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से, न केवल MPPSC के लिए बल्कि अभी SI का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो SI के एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो MP के बैकग्राउंड से अलग होंगे हमारे इन 50 क्वेश्चंस में, वे क्वेश्चन आपको SSC जैसी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे और रेलवे का जो पेपर होगा अभी उस रेलवे के पेपर में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन तब देखने को मिलेंगे जब आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से तैयार कर लोगे। मतलब ये कि रट डालो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को रट लिया, डिस्कशन के साथ रट लिया, तो परीक्षा में मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है और ज्यादा कुछ प्रयास करने की। क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो शुरू करेंगे एक एक करके इस डिस्कशन में एक एक क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ वेद दिए गए, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। इन दोनों में आपको मेल मिलाना है कि कौन से वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि वेद जो है, इस शब्द का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का भंडार है वेद। और भारत की अगर हम शास्त्रीय स्थिति की बात करते हैं या हम दुनिया में अगर सबसे पुराने ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारे सामने वेद ही नजर आते हैं, जिसमें सबसे पुराने ग्रंथ के तौर पर दोस्तों ऋग्वेद स्थित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में आपको विभिन्न चीजें दिखाई पड़ेंगी और कहीं ना कहीं हर एक व्यवस्था में यहीं से दिखाई पड़ती है। बताऊंगा उसके बारे में भी डिटेल में। पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले वेद लिखेगा और वेदों पर टीका के तौर पर, वेदों को आप समझ लें डिटेल में थे वेद, तो उन पर एक टीका के तौर पर, लघु ग्रंथ के तौर पर बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये भी अलग अलग ऋषि मुनियों ने ही लिखे थे दोस्तों। और हर वेद से रिलेटेड एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहें अथर्ववेद, अथर्ववेद पर जो टीका के स्वरूप एक ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिला वो गोपथ ब्राह्मण ही था। ये सही है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। यहां आप धीरे से इसको याद कर लीजिएगा कि क्या स्थिति है। सामवेद की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सामवेद के साथ जोड़ी में दिया है शतपथ ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण सामवेद का नहीं है। सामवेद के साथ आप पंचविंश, षडविंश ये ब्राह्मण ग्रंथ जोड़ सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण सामवेद का नहीं है, तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। उत्तर यहीं से आपको मिल गया है कि 1 सेकंड वाला सुमेलित नहीं है। सामवेद के साथ पंचविंश षडविंश होने चाहिए थे, जबकि शतपथ ब्राह्मण दे दिया गया है। ऋग्वेद के साथ कौशितकी ब्राह्मण आएगा और एक और ब्राह्मण याद रख लीजिएगा, ऐतरेय। ये ऐतरेय जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में तैत्तिरीय आपको ब्राह्मण ग्रंथ यहां दिया गया है। इसके साथ आप शतपथ ब्राह्मण लिख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है वो भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहां देखिए ये जोड़ी सही है, ये जोड़ी भी सही है और ये जोड़ी भी आपकी सही है। गलत अगर कुछ था तो वो सामवेद के साथ शतपथ ब्राह्मण दिया। ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम इन टेबल को देख लें, कॉलम को देख लें, तो सेकंड वाला मैच नहीं कर रहा है। तो यहां आप केवल 2 जो है वो सही उत्तर लगा सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी यहां देखें। वेद कितने हैं? 4। कितने वेद हैं? तो आप बताते हैं कि 4 वेद हैं और इन्हें हम संहिता कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? इसमें अगर आप देखें यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को त्रैवेद भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऋग्वेद में मैंने कहा था 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में आपको अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है। इसमें जो पहला व 10वां मंडल है ये सबसे नवीन मंडल के तौर पर देखने को मिलता है, मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया। और दूसरा व 7वां मंडल हम देखें तो ये सबसे पुराने मंडल के तौर पर हमें देखने को मिलता है, ये सबसे पहले जोड़ा गया था। वहीं ये जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, ये 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त।
ये पुरुष सूक्त जो है इसमें आपको वर्ण व्यवस्था के सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण व्यवस्था के सबसे पुराने साक्ष्य कहां थे, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको देखने को मिलता है। वहीं एक और जानकारी ध्यान रखेंगे कि जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, ये पुराना मंडल के तौर पर जाना जाता है। यहां आपको दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है कि 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसे हम दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं, उस युद्ध की जानकारी हमें 7वें मंडल से मिलती है। जबकि अगर हम इसके तीसरे मंडल की बात करें और 9वें मंडल की बात करें तो ये मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में जब हम देखेंगे तो यहां पर आपको सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। सोम को वनस्पति के देवता के तौर पर रेखांकित किया गया है। सोम आर्य जो थे उनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ था, वो इसको पीना पसंद करते थे। जैसे कि आप अदरक पानी में डालकर उबालकर पीते उसका टेस्ट आता है, ऐसे ही सोम वनस्पति होती थी जिसको उबालकर गर्म पानी में चाय की जैसे पिया जाता था, प्रिय पेय पदार्थ था ये किसका, आर्यों का। आधुनिक समय में कुछ लोगों ने इसकी जब व्याख्या की तो इसका तुलना शराब से कर दी गई, ये गलत है। ये शराब नहीं थी। शराब के लिए ऑलरेडी आप मदिरा शब्द देखते थे जो उस समय राक्षसों का प्रिय पदार्थ होता था। यहाँ पर सोम देवताओं का प्रिय पदार्थ भी कहा गया है। और तीसरा जो मंडल है इसमें आपको गायत्री मंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। गायत्री मंत्र, हम अगर हिंदू संस्कृति में हैं तो हम सबको ये मंत्र याद होता है। शास्त्रीय स्थिति से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो अपने मन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता उसे गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से। तो ये गायत्री मंत्र कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी और अनार्य जो थे उनको आर्य बनाने के लिए इस मंत्र की रचना की गई थी जो सूर्य को समर्पित था। हम लोग ये गलती करते हैं, गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उसका गायन करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर दूसरे देवता को पूज रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, इसलिए गायत्री मंत्र है। लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो सावित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है, याद रखिएगा। ये सूर्य की आराधना से रिलेटेड मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये ऋग्वेद के मंडल में दी गई व्यवस्था मैंने आप लोगों को बताई है। 10 मंडल है ऋग्वेद में। सबसे पुराना ग्रंथ अगर इस पृथ्वी पर है तो वो ऋग्वेद है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृत भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत भाषा जानी जाती है। इसके अलावा हम यहाँ यजुर्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, सामवेद की बात कर, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, तो उनकी विषय वस्तु भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सामवेद जो है इसको हम लोग संगीत प्रधान कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। सा रे गा मा पा धा नी जो 7 स्वर हैं ये हमें सबसे पहले सामवेद में ही देखने को मिलते हैं। भारत का संगीत प्रधान, संगीत का जनक जो ग्रंथ है वो सामवेद माना जाता है। और इसके गायनकर्ता जो रहे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है उद्गाता। उद्गाता सामवेद के गायनकर्ता माने गए। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है इसके गायनकर्ता जो है वो होर्त है, होत ऋषि। ऋग्वेद में जो विषय वस्तु दी गई है उसका गायन करने वाले जो मुनि ऋषि होते हैं उन्हें होर्त कहा गया। और इसमें देवताओं की स्तुति दी गई है, स्तुति श्लोक दिए गए, देवताओं की स्तुति दी गई श्लोक। और इन्हीं श्लोकों को जब ध्वनिबद्ध कर दिया गया, सुर में पिरो दिया गया, तो वो सामवेद में गायन के तौर पर आपको देखने को मिला। यजुर्वेद जो है इसमें क्या दिया गया, इसमें अनुष्ठान की विधि दी गई। आप जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान की विधि जो है दोस्तों वो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती है। यजुर्वेद के जो गायन करता हैं उनको हम लोग उद्धर्यु ऋषि के तौर पर जानते हैं। और एकमात्र वेद है ये जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, कविता के फॉर्म में और कहानी के फॉर्म में, दोनों की जो व्यवस्था है वो यजुर्वेद में देखने को मिलती है। और अथर्ववेद जो है इसके गायनकर्ता स्वयं ब्रह्मा को माना गया है और इसमें जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा पद्धति आदि की व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो ये चारों वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ और उनके गायनकर्ता, उनके अंतर्गत क्या विषय वस्तु दी गई वो मैंने आपको सब यहाँ पर डिटेल कर दिया। अब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कुछ चीजें और इसमें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वेद हैं
इनके उपवेद भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार के सिलेबस में क्या किया है कि डायरेक्ट ये मेंशन किया है। अगर आप इस बार का सिलेबस देखें ना, तो ये वेद वाला जो टॉपिक है ये पहले में ही है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो हम लोगों ने देखा उसमें इसको ज्वाइन कर दिया गया। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। तो ये वेद जो हैं इनके आपको उपवेद भी पता होना चाहिए, उपवेद भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अथर्ववेद है, अब अथर्ववेद जो होगा इसका उपवेद क्या होगा, सामवेद का उपवेद क्या होगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा और यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, ये पता होना जरूरी है। तो यहां अथर्ववेद का जो उपवेद है वो माना जाता है शिल्पवेद। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें उपवेद जो होता है वो होता है धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। वैसे अगर ऋग्वेद का पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद का क्या है, तो आप यहां बताएंगे आयुर्वेद। और सामवेद का पूछेगा तो गंधर्व वेद। ये आपको उपवेद देखने को मिलते हैं। तो अथर्ववेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद। अब देखिए इसमें क्या विषय वस्तु है वो भी जान लिया जाए, किस उपवेद में क्या विषय दिया गया है। तो शिल्पवेद भवन निर्माण कला जो है उससे संबंधित है, इसलिए जो सुतार का काम करते हैं, जो घर बनाने का काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, वो अपने साथ नाम लिखते हैं विश्वकर्मा, क्योंकि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन रहे हैं, रचनाकार रहे हैं स्वयं भगवान विश्वकर्मा। और भगवान विश्वकर्मा का चमत्कार आप लोगों ने जब श्री कृष्ण लीला देखी होगी कोरोना के समय में, और लगातार अभी दूरदर्शन पर टेलीविजन देखने को मिलती है। ये जब सुदामा जी गए थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनकी घोर परीक्षा के बाद जब 3 मुट्ठी चावल खाए श्री कृष्ण ने, तो उसमें उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर आदेश दे दिया और शानदार नगरी बनवा दी सुदामा जी की। तो वही विश्वकर्मा जी की यहां हम लोग बात कर रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा ने ये शिल्प वेद, भवन निर्माण कला, इसका संबंध रहा है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि गंधर्व वेद क्या है, तो ये जो है ये संगीत कला जो है उससे संबंधित है, ये संगीत कला से संबंधित है। और इसको लिखने वाले जो रहे हैं वो याद रखिएगा कि इसको लेकर ये कहा जाता है कि संगीत कला से संबंधित कौन से मुनि रहे हैं, तो ये माना जाता है कि भरत मुनि का संबंध इससे रहा है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है ऋग्वेद को लेकर, तो यहां पर ये पूछा जाता है कि ये ऋग्वेद में का आयुर्वेद है, इसमें क्या है, तो इसमें चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया और कहा गया है कि यहां पर आपको धन्वंतरी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसकी रचना की है। वहीं आपको धनुर्वेद देखने को मिलेगा। तो धनुर्वेद जो है वो युद्ध कला से संबंधित है, बोले युद्ध कला से संबंधित है। और युद्ध कला के लिए कौन जाने गए हैं, तो यहां पर आपको विश्वामित्र देखने को मिलते हैं। कौन, विश्वामित्र। ठीक है, तो ये 4 उपवेद, उनके विषय और उनसे रिलेटेड रचनाकार कौन है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये आपको लिख लेना है, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएंगे तो यहीं से आ जाएंगे, इसके अलावा और कोई सेक्शन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा प्यारा भारतवर्ष किसकी रचना है? जब हमारा प्यारा भारतवर्ष आप बात कर रहे हैं तो ये किसकी रचना आती है? तो यहां आपको देखने को मिलेगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है इनकी ये रचना है हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी, लहर, आंसू, ये अन्य रचनाएं की थी। यहां जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का जो एक किताब हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब जवाहरलाल नेहरू जी की है। ये कहा जाता है कि 1944 में जब नेहरू अहमदनगर जेल में बंद थे, कहां थे ये? अहमदनगर जेल में बंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो और चलाया गया और 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह गांधी जी समेत सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर रख दिया गया।
तो नेहरू जी जो रहे उनको अहमदनगर जेल में बंद किया गया था और इस दौरान ही इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी आता है। दिनकर की प्रमुख कृति में आपको उर्वशी देखने को मिलेगी, इसमें आपको कुरुक्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको इसमें रेणुका, ये प्रमुख कृति है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। और सबसे इंपॉर्टेंट कृषि के तौर पर हम देखते हैं रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है वो इनकी प्रमुख कृति है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। लेकिन हमारा प्यारा भारतवर्ष जो है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है। और चूंकि आप जब आपके सिलेबस को देखेंगे तो यहां कला साहित्य से क्वेश्चन आएंगे, लेखकों से क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3-4 कथन दिए गए हैं और कूट दिए गए हैं, इनके आधार पर इसको लगाना होगा। पहला देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन पर आधारित है। मनुस्मृति शुंग काल एवं नारद स्मृति गुप्त काल की जानकारी देती है। गृहस्थ आर्यों द्वारा संपन्न पंच महायज्ञों में मोक्ष यज्ञ शामिल था। बोधिसत्व पद्मपाणि कमल धारक हैं तथा तीर्थकर पार्श्वनाथ के प्रतीक के तौर पर नीलकमल मौजूद है। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और अगर हम लोग इसके कूट को देख लें तो सत्य कथन की जानकारी करना है। तो सत्य कौन कौन सा है? उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन पर आधारित, बिल्कुल सही है। उपनिषद भारतीय शास्त्रीय परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार के बाद, गंभीर अध्ययन के बाद इनकी रचना की और टोटल 108 उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दर्शन पर आधारित हैं और उपनिषदों का जो निचोड़ है उसी को हम लोग कहते हैं वेदांत, वेदांत दर्शन। अब हम राजा राम मोहन राय की बात कर लें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर लें, स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात करें, सबका जो दर्शन है वो उपनिषदों के वेदांत दर्शन पर ही आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। मनुस्मृति, मनुस्मृति को हिंदू में एक कानून संहिता के नाम से जाना जाता है। जो हिंदू कानून रहे हैं वो मनुस्मृति से संबंधित रहे हैं और मनुस्मृति को शुंग काल में ही रचा गया था। शुंग काल का मतलब है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया वंश। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार दिया था और मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? तो इस समय ही मनुस्मृति का संकलन किया गया था और नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल में संकलित की गई थी। ये हम लोगों को सही कथन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, गृहस्थ आर्यों द्वारा संपन्न पंच महायज्ञों में मोक्ष यज्ञ शामिल था। ऐसा नहीं है, ये गलत है। जब आप पंच महायज्ञों की बात करते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि, ऐसे आपको यज्ञ देखने को मिलते हैं। तो इनमें आपको मोक्ष यज्ञ जो है ये शामिल नहीं मिलेगा। क्लियर? वहीं बोधिसत्व पद्मपाणि की बात करें तो कमल धारक, तो देखिए पद्मपाणि का मतलब ही है हाथ में कमल धारक किए हुए। तो ये तो सही है कि बोधिसत्व पद्मपाणि कमल धारक हैं, पद्मपाणि का मतलब ही है। लेकिन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो रहे ये 23वें तीर्थकर रहे हैं। कौन से? 23वें। और इनका जो प्रतीक है, ये प्रतीक हमें देखने को मिलता है सर्प फण। तो इनका तीर्थकर नीलकमल नहीं है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन हो गया है गलत। याद रखिए पद्मपाणि कमल धारक हैं, ये सही है। लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएं तो पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प फण है, ना कि नीलकमल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा में जब आप जाते हो तो आपको 24 गुरु की, 24 तीर्थंकर की परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें प्रथम जो हैं वो ऋषभ देव रहे हैं। प्रथम कौन रहे हैं? ऋषभ देव रहे हैं। जबकि 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैन धर्म के संस्थापक भले ही ऋषभ देव हों, लेकिन जिस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत हैं, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, उस तौर पर इसे स्थापित करने का श्रेय जो है वो महावीर स्वामी को जाता है। इसलिए महावीर स्वामी को
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना है, और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना है। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। इनमें 5वां महाव्रत जो है वो ब्रह्मचर्य दिया गया था, ये ब्रह्मचर्य दिया था महावीर स्वामी ने, ये भी ध्यान रखना है। बोधिसत्व किसको कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म की विचारधारा को मानता है उसके अनुसार हम देखें तो जब आप ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हो तो उस व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने यहां पर चीज देखी। तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। सही कथन छांटना है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा इसमें आ रहा है, उत्तर हो जाएगा आपका सी। अतिरिक्त जो जानकारी बताई है उसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन ना आए तो डिस्कशन जो कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यही अंतर है हमारे डिस्कशन में और बाकी सभी डिस्कशंस में। हजारों चैनल मिल जाएंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, हजारों लोग डिस्कशन करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब डिस्कशन आप करते हो तो ऑप्शंस पे क्या डिस्कशन करते हो वो मायने रखता है। भाई ऐसा कोई तीर तुर्रम खां तो होगा नहीं कि जो क्वेश्चन बता दे वो एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाता। हालांकि मैंने बताया वो आया है एग्जाम में, लेकिन मैं तब भी नहीं मानता। इतने सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लीजिए, एज इट इज आना बहुत कम संभावनाएं होती, न के बराबर। लेकिन संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है कि अगर आप ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर इसके ऑप्शंस पे भी चर्चा कर ली जाए तो डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस क्वेश्चन का कोई एक तथ्य आपको एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से देखने को मिल सकता है। तो डिस्कशन हम लोग इस प्रकार से डिटेल में यहाँ करते हैं जो दूसरे डिस्कशन से हमें अलग बनाता है। चौथे नंबर का प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन को हम लोगों को चयन करना है। पहला कथन कहता है अरबों की विजय का विवरण चचनामा से मिलता है। तो चचनामा एक ऐसी किताब है जो हमें अरबों के समय की जानकारी देती है, ये सही है। क्लियर? दूसरा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 1336 में हुई थी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। सैंधव सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा में थी और पश्चिमी सीमा आलमगीरपुर में थी, ये गलत है। गलत कथन बताना है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। कैसे हो जाएगा कि अगर मैं सैंधव सभ्यता को आपको बताऊं तो आप ये देखिए, ये सैंधव सभ्यता है, ठीक है। इसका जो उत्तरी बिंदु है वो मांडा रहा, जो चिनाब नदी के तट पर है, और जम्मू कश्मीर में हम ये देखने को मिल रहा है। दक्षिणी बिंदु पे मैं जाऊं तो दक्षिणी बिंदु जो है वो दाइमाबाद रहा। ये दाइमाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो नदी पड़ती है वो गोदावरी आपको जनरली देखने को मिलती है। अब बात करें ईस्ट की तो ईस्ट का जो क्षेत्र है वो यूपी तक रहा और वेस्ट का जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान तक रहा। ये बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में, और आप न्यूज में सुन ही रहे होगी, हाहाकार मचा हुआ है। आटे जैसी चीज निकम में पाकिस्तान के हक में नहीं जा रही, उनकी औकात इतनी नहीं हो रही कि वो आटा खरीद के खा लें। तो और मैच खेलने गए यूएसए में, और यूएसए में भी हार रहे हैं क्योंकि बेचारे को खाना पानी नहीं मिल रहा है, कैसे जीतेंगे बेचारे। तो बलूचिस्तान ये वेस्ट की सीमा है और यूपी की ईस्ट की सीमा है। अब जो बलूचिस्तान का स्थान है वो दाश्क नदी के तट पर है और यूपी का जो स्थान है वो हिंडन नदी के तट पर है, और ये जो आलमगीरपुर है ये यहां आता है। और सुतका गेंडोर जो है ये आता है वेस्ट में। इसका मतलब कि पश्चिम में आलमगीरपुर नहीं है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है। ये त्रिभुजाकार है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है और 1299,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हमें दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी सभ्यता रही जिसको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। जॉन मार्शल खोज करता रहे।
1861 के आसपास हम जाते हैं तो भारत में पुरातत्व विभाग जो है वो बनता है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहां सैंधव सभ्यता जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर 2500 बीसी से लगभग 1750 बीसी तक अस्तित्व में रही, जिसको हम एक कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता जिसने हमें लिंग पूजा के साक्ष्य दिए, जिसने हमें कपास के खोज के बारे में बताया, जहां हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जहां हम लोगों ने सबसे पहले मिश्र धातु का प्रयोग किया, जहां हमने सबसे पहले कुम्हार का चौक देखा जिससे बर्तन बनाए जाते थे, जहां हमने सबसे पहले सूती कपड़ा बुनने की व्यवस्था देखी, ये वही सभ्यता थी जिसमें कुबड़ वाले बैल को इंपॉर्टेंट माना जाता था और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये विकसित हुई थी। ये सभ्यता जो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता रही है भारत की प्राचीनतम सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका ड्रेनेज सिस्टम। जल निकास की जो प्रणाली यहाँ विस्थापित की गई थी वो बहुत शानदार थी, अद्वितीय थी। और इसी व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो से मिला बड़ा स्नानागार। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपको ध्यान रखना। वहीं अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक रहा है और ये समुद्रगुप्त का बेटा था। किसका बेटा था? समुद्रगुप्त का पुत्र रहा। और इसके समय की आपको सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है कि इसने 9 रत्न की व्यवस्था देखी, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर जैसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने शकों को हराया। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय जो है उसको हराया युद्ध में। उसके बाद इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की, साथ ही साथ विक्रमादित्य भी कहा। विक्रमादित्य की उपाधि को शौर्य की, साहस की, पराक्रम की, वीरता की अगर हम मिसाल के तौर पर देखते हैं तो वो बनाने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। आई बात समझ में कि नहीं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे और रामगुप्त के भाई थे। ये रामगुप्त के भाई के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद हम देखें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, जब हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी को देखते हैं, जब हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी को देखते हैं तो इस तुगलक डायनेस्टी के समय हमें मोहम्मद बिन तुगलक MBT एक शासक दिखाई पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग सल्तनत काल के सबसे विद्वान शासक के तौर पर देखते हैं। सल्तनत काल में सबसे बड़े साम्राज्य के तौर पर इसके शासन को ध्यान रखा जाता है। इसके समय हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। उन्होंने दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सत्य है। और अरबों की विजय याद रखिए 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी था, इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। और 712 एडी में जब इसने भारत पर पहला आक्रमण किया तो इसी के समय चचनामा जो किताब है उससे हम लोगों को इसका विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, उनसे संबंधित फैक्ट रहे जो हम लोगों ने देखा। अरबों का जो भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था वो 712 एडी में ही हुआ था। और ये आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर जो हैं यहां पर किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और अब्दुल हमीद नाम के व्यक्ति ने चचनामा जो है इसको किताब को लिखा था। अली अहमद भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है। आपको कुछ बोल सकते हैं कि ये स्थापत्य के उदाहरण दिए गए हैं और पता करना है कि इनमें से कौन सा मुगल काल में बनाया था, कौन सा नहीं। तो देखिए लाल किला 1638 से 1648 के बीच में 10 वर्ष में शाहजहां ने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। शाहजहानाबाद नए शहर की स्थापना की थी और इसी के साथ दिल्ली जो है वो मुगलों की राजधानी के तौर पर स्थापित हुआ था, क्योंकि इसके पहले आगरा जो थी वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो लाल किला
मुगल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दीवाने आम, दीवाने खास जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है इस लाल किले में। और ये लाल किला 1857 की क्रांति के केंद्र के तौर पर दिखाई पड़ता और आजादी के बाद 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ संबोधन होता है और झंडा फहराया जाता है। ये ध्यान रखना है। लाल किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से प्रयोग से बनाया गया, 10 साल इसको बनाने में लगे थे। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं वो इसके वास्तुकार के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। ताजमहल 1631-32 से लेकर 1648 तक बनता है और फाइनली 1651 तक हम इसको पूरी तरीके से बनते देख लेते हैं। लगभग 20 साल का समय हम इसको बनने में देखते हैं। 20 से 22 साल का समय, लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मुमताज की याद में आगरा में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से शाहजहां ने यह ताजमहल बनवाया था। इसके वास्तुकार भी अहमद लाहौरी ही थे, ये भी ध्यान रखना है। ताजमहल जो है इसको 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और दुनिया के 7 अजूबों में भी इसे शामिल किया गया है। अब यहां पर यह बात समझने योग्य है कि ताजमहल है क्या। तो ताजमहल एक मकबरा है, या सीधे तौर पर कहूं कि ये कब्र है जहां पर आपको पहले मुमताज की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, बाद में यहां शाहजहां को दफनाया जाता है। एक्चुअल में मुमताज की कब्र तो बुरहानपुर में रही। ताजमहल बनाने के बाद बुरहानपुर से कब्र से हड्डियां निकाल कर लाकर शाहजहां ने यहां दफना दिया था। जब शाहजहां की मौत होती है 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई, तो शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इसी ताजमहल में शाहजहां को भी दफना दिया था। तो इन दोनों की कब्र हमें यहां दिखाई पड़ती है। प्यार की इमारत भले ही इसे कहा गया हो, परंतु है तो ये सिर्फ एक कब्र जहां पर आपको शरीर गढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसके निर्माण की हम बात करें तो निर्माण कार्य लंबे समय तक चलता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, और उसी की याद में कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया किसने, बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये दिल्ली में है और इसको निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया था, लेकिन 1610 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिर के मर गया। तो फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। कालांतर में इसकी ऊपर की इमारतें गिर गई तो फिरोज तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण का काम करवाया था। तो कुतुब मीनार में ऐबक का नाम आता है, कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का नाम आता है, कुतुब मीनार में फिरोज तुगलक का नाम आता है। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा 1573 के आसपास अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? 1571 में गुजरात को जीता था। गुजरात में अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र देखा था। 1571 में गुजरात में आर्थिक उद्देश्य से इस क्षेत्र को अकबर ने जीत लिया। खुद इसका अभियान करने के लिए अकबर गया था और इस विजय के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में 1573 में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। 1571 में ही फतेहपुर सीकरी एक पूरा नगर बसाया था। लाल बलुआ पत्थर का विशेष तौर पर इसमें प्रयोग किया गया है और अपने राजधानी के तौर पर फतेहपुर सीकरी को अकबर ने स्थापित करवाया था। शानदार यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाने का प्रयास किया था। बहुत सारे फव्वारे लगा दिए थे यहाँ पर और अलग अलग महल यहाँ पर एस्टेब्लिश करवाए थे, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ की स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी वजह से राजधानी अकबर पुनः आगरा ले जाता है। आगरा के पास में ही फतेहपुर सीकरी हमें जगह दिखाई पड़ती है। तो देखिए, हमें मुगल कालीन स्थापत्य की बात करना है तो लाल किला शाहजहां का है, ताजमहल शाहजहां का है, बुलंद दरवाजा अकबर का है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ऐबक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काम करवाया गया। तो कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। तो केवल हम यहां कहें 3 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुब मीनार
मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण नहीं है। जब मुगल कालीन स्थापत्य की बात करेंगे तो मुगल कालीन स्थापत्य जो है वो शाहजहां के समय में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा, अपने पीक पर था, इसलिए शाहजहां के काल को मुगल कालीन स्थापत्य का आप स्वर्ण काल भी कहते हैं। शाहजहां ने लाल किला, ताजमहल के अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही नहीं है। एक तरफ आपको सुधार आंदोलन के प्रणेता दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें उसका समय दिया है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 1602 इनकी मृत्यु जो है वो 1902 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये रामकृष्ण मिशन की बात की जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया, दलित सुधार के लिए काम किया, 1873 में हुआ था, यह भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन जो है इसमें अहमद खां का आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है और ये 1875 में हमें ज्यादा उत्कर्ष में दिखाई पड़ता है, ये वाला गलत हो जाएगा। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में शुरू किया था। आर्य समाज के अंतर्गत ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का हल जो है वो वेदों में है, इसलिए आर्य समाज के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहां सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहां है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रॉलेट सत्याग्रह क्या है? तो जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919, सिडनी रॉलेट ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार किया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। दरअसल 1914 से अगर हम माने 1918 तक तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि अगर भारतीय सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दें तो युद्ध खत्म होने के बाद इनके लिए कुछ हम व्यवस्था करेंगे। 18 में जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने चरित्र के हिसाब से ही काम किया और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट ले आए, जिसमें ना अपील, ना वकील और ना दलील की बात की गई थी। केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ये बात यहां की गई थी। इसलिए गांधी ने इसे कहा काला कानून और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध किया गया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जब सत्याग्रह शुरू किया तो उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया था। और इसी सत्याग्रह के अंतर्गत हम देखें तो सतपाल और किचलू, डॉक्टर सतपाल और किचलू जो थे वो अमृतसर में पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जब लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में, तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग कांड हमें देखने को मिल गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। क्लियर है? तो जलियांवाला बाग कांड भी रॉलेट सत्याग्रह से ही संबंधित है और ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें पहला कथन देखिए, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर पहला संघर्ष के तौर पर हम इसे देखते हैं। और दूसरा, रॉलेट एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया था, तो हम बोलते हैं कि 1 एवं 2 दोनों इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जो बताया वो याद रखेंगे कब कब हुआ है। जलियांवाला बाग कांड भी इससे संबंधित रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन के समय किस रियासत के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? देखिए, 1947 देश की आजादी हुई और आजादी के समय देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। अभी देख रहे होंगे आप कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि
हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान में नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और इसकी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं रखा गया? वो इसलिए नहीं रखा गया कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अगर हम धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे तो ये एक विभाजनकारी तत्व हो जाएगा, जैसे कि 1947 में मुस्लिम लीग के लिए व्यवस्था की थी और फिर पाकिस्तान बन गया था। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसे अलग अलग पाकिस्तान बन जाए, देश के टुकड़े हो जाए, देश की अखंडता को नुकसान हो। इसीलिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर धर्म के आधार पर हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही बना, मुस्लिम लोग वहां होते हैं, तो ऐसे आरक्षण की व्यवस्था की जगह पर ऐसे लोग जो इस आधार पर आरक्षण चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान में जगह दे दी जाए कि जाइए आप स्थान ही देख लीजिए, जिस आधार पर ये बना है तो वो पाकिस्तान का आधार ही है, तो अलग से आरक्षण ना देकर उनके लिए व्यवस्था पाकिस्तान जाने की करवा दो कि जाके वहां रह लो, बाकी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सत्य है और मोदी जी का ये पूरे व्यवस्था में रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, अब पाकिस्तान बन गया, विभाजन हो गया। विभाजन के बाद दिक्कत यह है कि कौन सी रियासत भारत का हिस्सा रहेगी और कौन सा रियासत पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, सभी रियासतें कुछ पाकिस्तान चली गई, कुछ भारत में रह गई। अब इसमें एक जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत को लेकर विवाद सामने आ गया। जूनागढ़ रियासत में विवाद सामने आया तो यहां पर हमने क्या किया, जन्म संग्रह करवा लिया, पब्लिक की वोटिंग करा ली और जन्म संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन जब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद ना तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार था, ना ही जन्म संग्रह की बात यहां हम लोगों ने देखी, क्योंकि हैदराबाद में अधिकतर मुस्लिम लोग थे और संभावना थी कि जन्म संग्रह भी कराएंगे तो वो पाकिस्तान के पक्ष में हो जाएगा। अब हैदराबाद का निजाम कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और हमारे देश के बीच में हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे, क्योंकि एक पूर्वी पाकिस्तान पहले से था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ऐसे में हैदराबाद हमें किसी भी कंडीशन में भारत का हिस्सा ही चाहते थे। तो यहाँ सरदार पटेल की भूमिका हमें इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती है। सरदार पटेल ने कहा कि देना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा तुमको यहाँ से, अगर पाकिस्तान चाहते तो पाकिस्तान चले जाओ। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए लॉन्च किया गया और सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। उस्मान अली खान जो है वो हैदराबाद के नवाब के तौर पर थे। आसफ जाही वंश के 7वें नवाब हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। निजाम की व्यवस्था थी, हैदराबाद पे भारत का अधिकार हो जाता है और भारत से निजाम की पाकिस्तान की तरफ विदाई हो जाती है और इस प्रकार से हमने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट हम देखें, जम्मू कश्मीर के विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह गौर जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने इस पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के एक सेंटीमीटर हिस्से को भारत को सौंप दिया था। हालांकि उसके बाद यूएनओ में जब चले गए थे नेहरू जी तो ये एक मुद्दा बन गया, आज तक ये प्रॉब्लम में है। तो नेहरू जी अगर जम्मू कश्मीर को डील नहीं कर रहे होते, संभवतः हमारे देश में जो पीओके वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होता ही नहीं और हमारे पास पूरा जम्मू कश्मीर अभी होता है तो हमारा ही, लेकिन अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। देखो इन फ्यूचर में हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? देखिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध की हम बात करें तो 1833 में एक एक्ट आया और बेंटिक जो था उसके समय एक्ट पास हो गया था, लेकिन एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध के लिए आप एलन बरो को जानते हैं, 1843 में ऐसा हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में पास हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक
अपनी पुस्तक के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह के लिए बात की थी। वहीं 1829 में ही अगर हम देखें, विलियम बेंटिक के समय ही सती प्रथा जो है वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंत कर दी गई थी। 1799 में हम देखें, कन्या हत्या जो होती थी, लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों से इस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इरविन यहां पर नाम दिया है, इरविन का भी नाम याद रख लेते हैं। लॉर्ड इरविन के समय ही 1929 में हम देखें, शारदा एक्ट आया था, जिसके माध्यम से विवाह की आयु निश्चित की गई थी। लड़कियों के लिए, अगर हम लड़की की बात करें तो 14 साल और लड़कों की बात करें तो 18 साल जो है वो विवाह की आयु यहां पर निश्चित की गई थी प्रारंभ में, शारदा एक्ट के माध्यम से। ये लॉर्ड इरविन के समय ही आया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 11, गलत युग्म को डांटना है कि कौन सा गलत है। यहां पर ध्यान देना है, कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? सोडलपुर में लगता है। धामुनी उर्स कहां लगता है? सागर में लगता है। मठ घोगरा का कहां लगता है मेला? सिवनी में लगता है। मानधाता का जो मेला है ये खंडवा में होता है, ये पचमढ़ी में नहीं लगता। तो ये आपका उत्तर होगा डी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? तो 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। अगर हम बात करें, मौर्य काल की स्थापत्य का ये उदाहरण है। और सांची का स्तूप रायसेन में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सांची के स्तूप की चारों तरफ की जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2003 की हम बात करें, 1986 की हम बात करें, तो ऐसे स्थल रहे हैं जिसको हम लोगों ने शामिल किया है। अगर हम यहां पर बात कर लें 2003 और 1986 का, तो हमें दो स्थान देखने को मिलते हैं, एक भीमबेटका और एक खजुराहो। तो खजुराहो और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश के ऐसे स्थान हैं जिनको हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देखा है। 2003 1986 की इनकी तारीख है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसको लेकर? भीमबेटका और खजुराहो की। तो ये तीनों स्थल मध्य प्रदेश के हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में वीरांगना गिरधारी भाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रामगढ़ से इनका संबंध है। रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो रही, इनकी सहायिका के तौर पर हम देखें तो गिरधारी बाई का नाम आता। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई, वैसे गिरधारी बाई जो है वो अवंतीबाई की सहायिका थी। और अवंतीबाई जिस प्रकार से लड़ती है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ, इन्हें रामगढ़ की रानी झांसी कहा जाता है। तो रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? रानी अवंतीबाई को कहा जाता है। हुआ ये कि जो रामगढ़ का क्षेत्र है, यहां पर जमींदार थे लक्ष्मण सिंह, इनका शासन था। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जो थे ये मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। इनके पुत्र की स्थिति देखें तो अल्पवयस्क था। शासन की बागडोर कौन संभालेगा? तो रानी अवंतीबाई ने अपने हाथों में शासन की बागडोर ले ली। लेकिन इसी समय 1857 की क्रांति हुई और रामगढ़ के क्षेत्र से रानी अवंतीबाई ने इस क्रांति में शामिल होना शुरू कर दिया। उस समय ये डिंडोरी का क्षेत्र पड़ता था। तो यहां रानी अवंतीबाई ने शासन में बोल सकते हैं 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब 1857 की क्रांति में यहां एक तो हुआ खैरी का युद्ध और दूसरा हुआ देवरायगढ़ या देवहारगढ़ का जंगल था। तो देवहारगढ़ के जंगल में लड़ाई हुई और एक खेरी में लड़ाई हुई। खेरी में जो लड़ाई हुई वहां पर वेडिंगटन था, इसको रानी अवंतीबाई ने हरा दिया। लेकिन देवहारगढ़ के जंगल के लड़ाई में वार्डन नाम के अंग्रेजी नेतृत्व कर रहे कैप्टन के साथ युद्ध लड़ते लड़ते अवंतीबाई मारी गई। तो गिरधारी भाई और अवंतीबाई दोनों ने आत्मदाह कर लिया यहां पर, ताकि वो ऐसे अंग्रेजों के हाथ में नहीं लग पाए। तो ये हमें देखने को मिलता है बलिदान रानी अवंतीबाई का रामगढ़ के क्षेत्र से।
लगभग 20 मार्च की तारीख थी, 1858 में इनकी शहादत हो गई थी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। शाहपुरा शहडोल में एक क्षेत्र पड़ता है जहां हमें इनकी समाधि स्थल देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि शाहपुरा में इनका समाधि स्थल है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखें 14 नंबर का प्रश्न है, मड़खेरा का सूर्य मंदिर किस जिले में है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ क्षेत्र में, जहां बुंदेला राजाओं ने शासन किया था, यहां हमें मड़खेरा का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा हमें मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसके अलावा मार्तंड सूर्य मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर हमें दिखाई पड़ता हमारे देश में। इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात में है और इसका निर्माण 1026-27 के आसपास हम देखें, भीम प्रथम जो रहे चालुक्य वंशी शासक, इन्होंने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। मार्तंड मंदिर जो है ललितादित्य मुक्तापीठ शासक थे, नाम याद रख लीजिएगा, ललितादित्य। और ये कश्मीर में है दोस्तों, कश्मीर में ये बनवाया गया था। कश्मीर के राजवंशों की जानकारी, उत्पल वंश, लोहार वंश, कारकोट वंश, इनकी जानकारी हम लोगों को कल्हड़ के ग्रंथ राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी जो जानकारी देती है उसी से हम लोगों को रानी दिद्दा की भी जानकारी मिलती, जिन्होंने यहां पर शासन किया था। वैसे ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन का नाम याद रखिएगा। और प्रथम ने, लगभग हम बात करें 13वीं सदी में, 1250 के आसपास 13वीं सदी में यह मंदिर बनवाया। और यह मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी में। क्लियर। यह मंदिर जो है ये भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना हमें दिखाई पड़ता है। इस मंदिर को हम लोग भगवान सूर्य को समर्पित देखते हैं और हिंदू धर्म संस्कृति में इसका एक विशेष स्थान हमें देखने को मिलता है। जो समुद्र यात्रा करने वाले होते थे वो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ब्लैक पैगोडा अगर कहा जाए तो वो भी इस मंदिर को ही कहा जाता है। इस मंदिर को हम समय चक्र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। कहते हैं कि समय चक्र को प्रदर्शित करता है ये मंदिर, जिसमें हमें यहां पर हमें 7 घोड़ों का रथ दिखाई पड़ता है। कितने घोड़े वाला? 7 घोड़े वाला रथ दिखाई पड़ता है। इस रथ में हम लोगों को 12 जोड़े पहिए दिखाई पड़ते हैं। और जो पहिए हैं, इन पहियों में हमको 8 ताड़ी, या हम बोल सकते हैं कि लाइन दिखाई पड़ती है। क्लियर है। और ये एक प्रकार से समय को प्रदर्शित करता है। जैसे 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, ये सप्ताह के 7 दिन को बताता है। क्लियर है। 12 जोड़े पहिए हैं तो 12 महीने को बताते हैं। और टोटल अगर पहियों की संख्या देख ले तो एक रथ में 2 पहिए होते हैं, तो 12 जोड़े पहिए का मतलब टोटल 24 पहिए होते हैं। ये 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शा रहे हैं। और हर पहिए में आपको 8 लाइनें देखने को मिलती हैं जो दिन के 8 पहर को बताते हैं। 8 पहर में दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर। एक दिन में 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। जैसे हम देखें 6 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 से लेके 12 बजे तक, 12 से लेके 3 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। अगर ये दिन की बात कर लें तो सुबह 6 से 9 सुबह का पहला पहर होता है, 9 से 12 का पहर होता है दूसरा पहर, इसलिए इसको हम यूज करते हैं 2 पहर। ठीक है। तीसरा पहर होता है 12 से 3 का और चौथा पहर होता है 3 से 6 का। 6 बजे शाम से लेकर रात के 9 बजे तक रात्रि काल का पहला पहर होता है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात्रि काल का दूसरा पहर होता है। 12 बजे से 3 बजे रात की बात कर लें तो रात्रि काल का तीसरा पहर होता है। और 3 बजे से लेकर 6 बजे की बात कर ले तो रात्रि काल का चौथा पहर होता है। 8 पहर। मतलब देखिए समय निरंतर चल रहा है। साल के 7 दिन, 12 महीने, 24 घंटे,
8 पहर समय चल रहा है, ये दर्शाता है ये सूर्य मंदिर। जब G20 समिट हुआ था तो G20 समिट में आपको इसका चित्र देखने को मिला था। मोदी जी जब सभी लोगों का अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो पीछे बैकग्राउंड में कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ के पहिए का चित्र हमें देखने को मिल रहा था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सही नहीं है? एक तरफ जनजाति दी गई, एक तरफ उनके क्षेत्र दिए गए। कोल जनजाति पूर्वी क्षेत्र में होती है, भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में होती है, कोरकू जनजाति जो होती है दोस्तों वो सतपुड़ा के क्षेत्र में ही मिलती है। विशेष तौर पर सतपुड़ा के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें पूरा आता है। बैगा जनजाति जो होती है ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अगर हम टेक्निकली देखें तो चारों के चारों सही हैं, लेकिन अगर इसको क्षेत्र के हिसाब से हम लोग देखें, जैसे यहां पर दक्षिणी क्षेत्र दिया है, पश्चिमी क्षेत्र दिया और पूर्वी क्षेत्र दिया है, तो जो कोरकू जनजाति का है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, वैसे ही कोरकू जनजाति का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आना चाहिए। आपका उत्तर हो जाएगा कोरकू। वैसे तो सभी सही है क्योंकि सतपुड़ा के क्षेत्र में भी कोरकू जनजाति मिलती है, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो दक्षिण पूर्वी अगर यहां होता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का पता लगाना है। एक तरफ दिया गया है सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। लोक नाट्य सवनाही, लोक नृत्य जिंदवा, लोक चित्र नवन्ना, लोक पर्व कहरा। ये गलत है। लोक नृत्य की बात करें तो कहरा एक लोक नृत्य है, कहरा लोक नृत्य है। ये कहरा जो लोक नृत्य है ना, ये आपको बघेलखंड में देखने को मिलेगा। और कहरा जो है ये बांसुरी प्रधान है, वाद्य यंत्र यहां पर प्रयोग करते हैं और महिलाओं के द्वारा ये किया जाता, महिलाओं के द्वारा खुशी व्यक्त की जाती है इसके दौरान। तो सेकंड जो है लोक नृत्य वो डी आएगा। इसमें देख लीजिए कि सेकंड का डी कहां कहां आ रहा है। तो एक तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में सेकंड का डी है, मतलब ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। अब हमें सही उत्तर निकालना है बी और डी में से। अब एक और चीज देखते हैं कि इसमें लोक चित्रकला का बात की गई है। यहां सवनाही जो है ये लोक चित्रकला का उदाहरण है। सवनाही विशेष तौर पर हम मध्य प्रदेश की पूर्वी हिस्से बघेलखंड की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहां की एक चित्रकला है। ये एक प्रकार का भित्ति चित्र के तौर पर देखते हैं। गोबर से दीवार पर अलग अलग प्रकार के दृश्य बनाए जाते हैं। ये टोना टोटके से संबंधित भी होता है। तो तीसरे का ए होगा। अब इसमें जोड़ लीजिए, तीसरे का ए यहां है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या? लोक नृत्य है कहरा, लोक चित्रकला है सवनाही, लोक नाट्य के तौर पर आपको दिखेगा नवन्ना और लोक पर्व के तौर पर दिखेगा जिंदवा। क्लियर हो गया? ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसका उत्तर लगा सकते हो। मैंने इतना डिटेल में इसको इसलिए बताया है, चाहता तो सीधे उत्तर बता देता बी होगा और हम लोग इसको तुरंत कर लेते, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे तो उसको एलिमिनेशन करके आप कैसे कर सकते हो मैंने बताया है। अगला है साहित्य से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जगत विनोद राम रसायन पद्माकर की रचना है, बिल्कुल सही है। मुकुल धारा त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ये भी सही है। इसमें आप झांसी की रानी जो है वो जोड़ दीजिए क्योंकि इनकी सबसे फेमस कविता रही है जिससे इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। अपलक और कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन की है जो साजापुर वाले हैं। क्लियर है? और रश्मि रेखा और उर्मिला भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं की हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोगों को गीत फरोश देखने को मिलेगी, अंधेरी कविताएं देखने को मिलेंगी और यहां आपको देखने को मिलेगा कल्पना पत्रिका। इनका संबंध है भवानी प्रसाद मिश्र से। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ये जन्मे थे, इनसे संबंधित रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर सी आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केशव नारायण मंदिर, नर्मदा कुंड मंदिर एवं कबीर चबूतरा किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? अमरकंटक, अनूपपुर से इनका संबंध है।
पूर्वी मध्य प्रदेश से। सांची स्तूप की खोज कब की गई? 1818 में जनरल टेलर ने रायसेन में ये खोज की थी, इसके बारे में बता चुका हूं, अशोक ने बनवाया था, बाकी सब चीजें। मध्य प्रदेश जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु पाई जाती, बिल्कुल सही है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया, न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का भी। मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिमी भाग में होती, बिल्कुल सही है। भिंड जो है वो 55 सेंटीमीटर वर्षा के साथ मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जबकि 199 सेंटीमीटर वर्षा के साथ पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है, और वर्षा का प्रारूप है पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होना, दक्षिण से उत्तर की तरफ कम होना। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक है, नहीं, परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यहां सर्वाधिक वर्षा होती है, और हमेशा हमें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लगभग 180 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ हरे भरे वन होते हैं। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि कर्क रेखा से नजदीकी बढ़ती जाती है, और वर्षा की मात्रा वनों के क्षेत्रफल में भी दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है 21, शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों शेषाचलम जब भी नाम आ जाए तो याद रख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम के जंगल मिलते हैं। पुष्पा फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, पुष्पा में शेषाचलम का जो जंगल है ये बताया जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां लाल चंदन आपको देखने को मिलता है। लाल चंदन के वृक्ष जो है वो आपको आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुरु शिखर किसका हिस्सा है? गुरु शिखर अरावली का हिस्सा है, लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू यहीं पर स्थित स्थान है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो भी हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चमोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है, आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में नहीं है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में है। मेघालय में इसके अलावा आपको नौक्रेक भी देखने को मिलेगा, तो नौक्रेक और बालपक्रम मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यहां मिजोरम की बात करें तो डम्फा और माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको मिजोरम में देखने को मिलते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर राष्ट्रीय उद्यान की पूरी डिटेल देखना हो, YouTube पर राष्ट्रीय उद्यान का पूरा लेक्चर डला हुआ है, एक मैप के माध्यम से सारा राष्ट्रीय उद्यान को मैंने वहां बताया है, तो उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में उसके बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ को जाना जाता है उत्तर पूर्वी मानसून के तौर पर जाना जाता है पश्चिमी विक्षोभ को, और इससे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लू, शुष्क और गर्म हवाएं हैं जो गर्मी के मौसम में हमें दिखाई पड़ती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो मानसून की ऋतु भारत में होती है, जिसकी दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा होती है पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसूनी प्रस्फोट क्या होता है? 1 जून को जब केरल में मानसून पहली बार बारिश होती है तो उसको मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। आपका उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ, बिल्कुल सही। नर्मदा नदी चंबल की सहायक नदियां भी उत्तर की तरफ जाती हैं, और गंगा की नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी डाली गई है उससे ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। भारत का लगभग 42 से 43% क्षेत्रफल यहाँ है, और ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जनसंख्या हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। सलेम चिकमंगलूर कोयला उत्पादन में अग्रणी है, नहीं, ये सलेम और चिकमंगलूर जो हैं ये हमें एक तमिलनाडु में देखने को मिलता है, एक हमको कर्नाटक में देखने को मिलता है, और लोहा उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। तुलबुल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर नहीं है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी का जल समझौता हुआ है उसको लेकर हम इसमें विवाद भी है, तो यहाँ केवल हमें एक उत्तर सही दिखाई पड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा केवल 1, बराबर है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर 1 रहा। 26वां क्वेश्चन है कृषि संबंधित क्रांतियों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भूरी क्रांति उर्वरक के लिए होती है, पीली क्रांति तिलहन के लिए होती है, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए होती है, और सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन के लिए होती है। काय की फसल
फलों की फसल। जब फल का उत्पादन करोगे तो सुनहरी क्रांति होती है। रजत क्रांति की बात करेंगे अंडा उत्पादन के लिए होती है। श्वेत क्रांति की बात करेंगे दूध उत्पादन के लिए होती है। इंद्रधनुष क्रांति जो होती है वो सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होती है। लाल क्रांति जो होती है वो मांस और टमाटर के उत्पादन के लिए होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। बराबर। हरित क्रांति की बात करें 1966-67 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक जो रहे हैं उनके प्रयासों से भारत में शुरू की गई, जिसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया। इनका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ज्यादा उत्पादकता देने वाले बीज। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होते हैं इनके जेनेटिकली व्यवस्था में गुणों में परिवर्तन करके इन बीजों को लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इन बीजों की खास बात ये होती है कि ये बड़े होने में ऊर्जा खर्च नहीं करते, ऊर्जा खर्च करते हैं अपने फल को बड़ा करने में, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। और प्रोडक्शन का बहुत तेजी से बढ़ना ही हरित क्रांति कहलाता है। 1966-67 में भारत में योजना अवकाश का दौर चल रहा था, जब कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। देश में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उस दौरान हरित क्रांति का भारत में कहीं ना कहीं बोल सकते आगमन हुआ। स्वामीनाथन जो रहे हैं इनको हाल ही में भारत रत्न भी मिला है, इसलिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ और इसके तहत बीज कौन कौन से प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट है आपका कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? कीटनाशक, एल्यूमिनियम, सेल्यूलोज और प्लास्टिक। जैव निम्नीकरण प्रदूषक सेल्यूलोज है, प्राकृतिक तौर पर ये खत्म हो जाता है। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें आपको बहु शर्करा देखने को मिलेगा और बहु शर्करा के कारण क्या होता है, इसके बहुत सारे अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं और जो लंबी श्रृंखला बनती है एक जैसे कई सारे अणु मिलाकर जो बनाते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं। इसलिए सेल्यूलोज को आप पॉलीमर के तौर पर भी जानते हो, लेकिन है क्या? ये कार्बनिक यौगिक है जो शुद्ध रूप से प्रकृति में नहीं मिलता। कपास में 90% आपको देखने को मिलेगा। जबकि हम लोग बात करें जो हरा चारा होता है या हम लोग फसलों की बात कर लें, हरी सब्जी की बात कर लें, इसमें आपको 40% तक सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। दोस्तों, पशु घास खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर के भीतर वो चीज है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेती है। इंसान भी पहले घास खा लेता था, उसको डाइजेस्ट कर लेता था, क्योंकि उसके शरीर में अपेंडिक्स नाम का अंग रहा जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता था। लेकिन समय के साथ जब मनुष्य ने अपना भोजन बदला, मांसाहारी जीवन व्यतीत करने लगा, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता जो रही वो धीरे धीरे कम हो गई। इसलिए मानव शरीर में एक बेकार अंग के तौर पर कौन सा अंग है जब एग्जाम में पूछा जाता तो आप बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो आपके शरीर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, तो ऐसे में सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सेल्यूलोज आपको सबसे ज्यादा कपास में देखने को मिलते हैं। हरे चारे की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, उसमें 40% तक आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब आप पपीता खाते हैं, जब आप तरबूज खाते हैं, जब आप ककड़ी खाते हैं, जब आप पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, तो ये 100% डाइजेस्ट नहीं होते। इनके अवशिष्ट कुछ इसी के फॉर्म में आप जब बाहर निकालते हो तो दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वो? क्योंकि ये सेल्यूलोज के एक अंश धारण करते हैं और आपकी बॉडी सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता नहीं रखती है। दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है वृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फ्रंट के द्वारा अलग होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से महिला साक्षरता का घटता क्रम क्या है? तो केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता केरल में है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में दिखाई पड़ती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जनघनत्व 382 है। भारत में जनघनत्व 382 है, 384 नहीं है। नगरीय जनसंख्या 31.2% सही है। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी सही है। साक्षरता दर भारत में 73%, ये भी सही है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित पहाड़ी कौन सी नहीं है? राजपीपलाना, महादेव, अखरानी पहाड़ियां इससे संबंधित है।
गिद्धराज की पहाड़ी से संबंधित नहीं है दोस्तों। सतपुड़ा में महादेव श्रेणी पे ही आपको धूपगढ़ दिखाई पड़ेगी। धूपगढ़ होशंगाबाद पचमढ़ी में पड़ती है। धूपगढ़ की ऊंचाई की मैं बात करूं 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाती है, जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, पिकनिक मनाने की दृष्टि से आगे है। और पर्वतों की रानी के तौर पर भी हम पचमढ़ी को याद रखते हैं। महादेव पर्वत इसी तरफ हमें देखने को मिलता है। शिवना सीप नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये चंबल नदी की सहायक नदियां। मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पर ही आपको पशुपतिनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो आपको नेपाल में देखने को मिलता है, लेकिन भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पर है दोस्तों। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है मध्य प्रदेश की। 13-12 किलोमीटर इसकी कुछ लंबाई है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। गंगा के साथ नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त है, संविधान के तहत इन्हें जीवित नदी का दर्जा भी मिला हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार में देखने को मिलती है, खासकर भिंड मुरैना में। जब चंबल नदी अपने साथ अवसाद बहाकर ले जाती है, उसका डिपोजिशन जब करती है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में हमें बघेलखंड के इलाके में देखने को मिलती है। बघेलखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी है। यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बघेलखंड में चावल हमें सबसे ज्यादा उत्पादित होने देखने को मिलता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में जनरली नहीं मिलती। साधारण काली मिट्टी मध्य प्रदेश में मिलने वाली सबसे ज्यादा मिट्टी है। मध्य प्रदेश में प्रमुख तौर पर आपको काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी को गहरी काली, साधारण काली और कछारी मिट्टी में, छिछली काली मिट्टी में विभाजित किया गया है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में साधारण काली मिट्टी मिलती है, जो मुख्यतः सतपुड़ा के क्षेत्र पे भी व्याप्त है दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल नहीं है? गन्ना एक नकदी फसल है दोस्तों। नरसिंहपुर में विशेष तौर पर उत्पादित होता है, ये खाद्यान्न फसल नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, नहरों से मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होती है वो बहुत कम होती है, 35% नहीं होती। अगर यहां देखें, नल कुएं से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नल एवं कुएं से होती है, जो विशेष तौर पर हम लोगों को मालवा के पठारी प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नहरों से सिंचाई मध्य प्रदेश में 30% से भी कम होती है दोस्तों, जो हमें उत्तरी मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर दिखाई पड़ती है। तालाबों से सिंचाई मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इलाकों में हमें देखने को मिलती है, जो केवल 2.7% होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नहरों द्वारा सिंचाई मध्य प्रदेश में 35% नहीं होती। नेक्स्ट है, जल अभिषेक अभियान को प्रारंभ किया गया 2006 में। तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान शुरू किया था, और इस अभियान का मतलब यह था कि वर्षा जल का संग्रहण किया जाए ताकि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके और मध्य प्रदेश में जो जल की समस्या उसका निदान किया जा सके। 2022 में हम देखें, रायसेन में इसका नवीनतम संस्करण शुरू किया गया था जल अभिषेक अभियान का। तो जल अभिषेक अभियान जो है वो अलग अलग संस्करण के साथ लगातार हमारे राज्य में चल रहा है, ताकि वर्षा जल का संग्रहण करके मध्य प्रदेश में जल संकट को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट हम देखें, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहां है? धनसौरी सिवनी में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश प्रथम 3 खनिज संसाधन में अग्रणी, और वे कौन से हैं? तांबा, हीरा और मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। हीरा मध्य प्रदेश के मंझगवा हिनौता की खदानें पन्ना में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्योग से संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? स्लेट मंदसौर में होता है, चमड़ा उद्योग देवास में विकसित हुआ और छाता उद्योग महू में हुआ है। पीतल के बर्तन बनाने का कारखाना जो है वो सतना में दिखाई पड़ता है, ग्वालियर में नहीं। ग्वालियर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और बिस्किट की फैक्ट्री भी ग्वालियर में है। 40वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, राज्य का लिंगानुपात 931 है, बिल्कुल सही है, राज्य का लिंगानुपात 931 है।
लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। स्त्रियां कितनी हैं? 1000 पुरुषों पर, इसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। और अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पे हमको मात्र 931 स्त्रियां देखने को मिलती हैं। हम ये कहें कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बहुत कम है तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में आपको लाडली लक्ष्मी जैसी, लाडली बहना जैसी अनेक योजना दिखाई पड़ती हैं जिससे कि मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। ये राष्ट्रीय औसत से भी कम है क्योंकि राष्ट्र का 943 है, भारत का लिंगानुपात 943 है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है ये भारत के लिंगानुपात से भी कम है दोस्तों। तो ये एक बहुत चिंतनीय स्थिति है। दूसरा है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ। ये भी सही है। हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो जबलपुर का नाम आता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश की हम बात करें, पुरुष साक्षरता भी ज्यादा है और स्त्री साक्षरता भी की दृष्टि से हम देखें, कुल साक्षरता की दृष्टि से हम देखें तो जबलपुर हमारे यहां पर सबसे ज्यादा है कुल साक्षरता की दृष्टि से। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं महिला साक्षरता की तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है भोपाल में और सबसे कम है अलीराजपुर में। और अगर हम पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है इंदौर में और सबसे कम है अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर और झाबुआ कुल साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़े हैं, महिला साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़े हैं, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़े हैं। जबकि कुल साक्षरता में सबसे आगे है जबलपुर, पुरुष साक्षरता में सबसे आगे है इंदौर और महिला साक्षरता में सबसे आगे है भोपाल। क्लियर है? नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात एवं लिंगानुपात में 16 का अंतर। देखिए अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो हमें 912 दिखाई पड़ता है प्रदेश में और लिंगानुपात की बात कर ले तो वो हमने देखा 931 है। तो 931 और अगर हम 912 के अंतर को देखें तो वो 16 से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला कथन आपका गलत है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश पे लगभग 27.6% आता है तो ये भी सही है। इसका मतलब जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम में यहां से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, डिटेल से इनको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान रख लेंगे कि संपूर्ण विज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? तिरुपति, तमिलनाडु में राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेंगे। देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट है, देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 1 रहा जो 2005 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है कि इसे स्थापित किया गया था। वर्तमान में हम देखें तो कार्टोसैट जो सैटेलाइट है, इस कार्टोसैट सैटेलाइट का तीसरा वर्जन है जो हमारे देश में है, जो हमें 2019 में स्थापित होता दिखाई पड़ता है। कार्टोसैट सैटेलाइट मैपिंग सैटेलाइट के तौर पर हम देखते हैं और हमारे देश में जो वन सर्वेक्षण का काम हो रहा है या इस प्रकार के जो सर्वेक्षण के मैपिंग के काम होते हैं वो अभी वर्तमान में कार्टोसैट 3 से हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम सैटेलाइट की बात करते तो सैटेलाइट को हिंदी में आप कहते हैं उपग्रह, और उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह होता है कृत्रिम उपग्रह और एक उपग्रह होता है प्राकृतिक उपग्रह। जब आप प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं तो ये ऐसे पिंड होते हैं जो अपने ग्रह के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, निश्चित आकार होता है, ग्रहों के भांति सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तथा ग्रह निर्माण की प्रक्रिया में बचे हुए अवशेष पिंड होते हैं। जबकि अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं तो कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के चलते, जैसे कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से, मैपिंग के उद्देश्य से, मौसम के पूर्वानुमान के उद्देश्य से, संचार के उद्देश्य से बनाता है और अंतरिक्ष में स्थापित कर देता है। ऐसे उपग्रह कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अलावा हम देखें प्राकृतिक उपग्रह में तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है। जो टाइटन की हम बात करते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह के तौर पर हम देखते हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं जिनका नाम भय और आतंक होता है दोस्तों। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम उपग्रह को इस प्रकार से देख रहे हैं तो यहां में इनको एक और चीज देखना है कि इनकी कक्षा के आधार पर हम देखें तो कक्षा के आधार पर जो ग्रह उपग्रह होते हैं उन उपग्रहों को, कृत्रिम उपग्रहों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं ध्रुवीय, जिनको हम सूर्य तुल्य कक्षा के उपग्रह कहते हैं। दूसरे होते हैं भू स्थिर, ठीक है। जो ध्रुवीय उपग्रह हैं वो पोल्स के सापेक्ष घूमते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव ऐसे चक्कर लगाते हैं। कभी ये रिपीट ऐसे रिवर्स घूम के नहीं आते, जब ये चक्कर लगाएंगे तो पूरा ऐसे चक्कर लगाकर आते हैं। हमेशा ध्रुवीय उपग्रह दक्षिण की ओर दिशा में घुमाए जाते हैं और ऐसे ये किसी देश के ऊपर चक्कर लगाते हैं। उस देश के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, निगरानी तंत्र, सुरक्षा आदि की दृष्टि से ये उपयोगी होते हैं, जिनको PSLV के माध्यम से दोस्तों लॉन्च किया जाता है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए, उसको भेजने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल। और PSLV ऐसा ही लॉन्चिंग व्हीकल होता है जो 600 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के उपग्रहों को स्थापित करने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम यहां पर भू स्थिर की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे उपग्रह होते हैं जब इन्हें पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा पर इन्हें स्थापित कर दिया जाता है, स्थित कर दिया जाता है और पृथ्वी के घूर्णन की समय के हिसाब से, गति के हिसाब से ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इन्हें किसी एक जगह पर स्थिर कर देते हैं। अब जितनी देर में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती उतनी देर में ये उपग्रह भी पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। ये आगे पीछे नहीं हो सकते, एक गति से पृथ्वी के साथ साथ ऐसे चक्कर लगाते हैं। भू स्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें विशेष तौर पर GSLV के माध्यम से भेजा जाता है। GSLV का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये अधिक ऊंचाई पर उपग्रह भेजने की तकनीक है, प्रक्षेपण यान है। इसमें आप 36,000 किलोमीटर या इस ऊंचाई के उपग्रह को भेजने का यूज करते हैं। इसमें आप जो बोल सकते हैं कि मौसम संबंधित सैटेलाइट्स होती हैं, इसमें आप जो संचार संबंधित सैटेलाइट्स होती है उसको आप भेजते हैं। जनरली ध्रुवीय में आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं उनको आप यूज करते हैं। और GSLV में आप इनसेट सीरीज के सैटेलाइट जो होते हैं उनको भेजने का काम करते हैं। ये सारे के सारे प्रक्षेपण का काम जो होता है वो इसरो से होता है दोस्तों। इसरो कहां है? इसरो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो कि पुलिकट झील पे है। और ये पुलिकट झील पर कहां है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी? स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा। लेकिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के तौर पर इसे जाना जाता है। ये विक्रम साराभाई जो थे ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों। और अगर हम यहाँ PSLV की पहले उड़ान की बात करें 1993 में हुई थी। GSLV की पहली उड़ान की बात करें 2001 में हुई थी। अगर हम GSLV की बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार हमें दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। GSLV 1, GSLV 2, GSLV 3। इसमें आप लगा दीजिए मार्क। GSLV मार्क 1, GSLV मार्क 2, GSLV मार्क 3। इसमें आपको ये तीनों चीज याद रखिएगा। PSLV जो होता है इसका जो काम है वो 4 चरणों का होता है। इसमें तरल और ठोस दोनों ईंधन प्रयोग होते हैं। जबकि GSLV जो होता है मार्क 1, 2, 3 ये 3 चरणों का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 चरणों का होगा। एक ईंधन इसका तरल होता है, एक ठोस होता है और तीसरा इंजन इसका होता है क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें -250 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन जो होता है उसको रखा जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है ठंडा। तो ये GSLV की व्यवस्था है, ये PSLV की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले
होता था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता था एक रॉकेट के फॉर्म में प्रारंभ में। इसके बाद होता था ASLV, और इनसे अपडेटेड हम बात करें PSLV से अपडेटेड बात करें GSLV। तो ये प्रक्षेपण यान है जिसके माध्यम से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। लेकिन उपग्रह की बात करें तो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं और भू स्थिर उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं और प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ये इसका पूरा सेक्शन है। कार्टोसैट 3 जो है वो हमारे यहाँ पर वर्तमान में मैपिंग सैटेलाइट के तौर पर है दोस्तों। ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 की बात कर लें या चंद्रयान 2 के समय की बात कर लें, लगातार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दृष्टि से चर्चा चल रही है पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मंगल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2013 में 5 नवंबर को मंगल मिशन था। एक्चुअल में डेट तो थी 25 अक्टूबर 2013 की, परंतु मौसम संबंधी स्थिति के कारण 5 नवंबर 2013 को यह प्लान किया गया था और लंबे अंतराल के बाद 24 सितंबर को हम बात करें 2014 में मंगल की कक्षा में हमारा मंगलयान पहुंचता है। इस मिशन का नाम था MOM अर्थात मार्स ऑर्बिट मिशन। 2000 का नोट अब चलता नहीं है। 2000 के नोट पर इस मंगलयान की तस्वीर थी दोस्तों। हम लोगों ने PSLV के C-25वें मिशन के अंतर्गत मंगल पर पहुंच स्थापित कर ली थी। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है, यह भारत की स्पेस एजेंसी दुनिया की चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने मंगल पर पहुंच कर ली। लेकिन दुनिया की सबसे सस्ते, सबसे कम कीमत में मंगल पर पहुंच करने वाली स्पेस एजेंसी के तौर पर हम इसरो को देखते हैं और इसरो की यही विशेषता रही जिसका परिणाम था कि इसरो को दुनिया भर से प्रक्षेपण करने के लिए बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट आ रही है और 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके इसरो ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे देश की अंतरिक्ष शक्ति है। हम पहले दूसरे देशों पर निर्भर होते थे, लेकिन अब हम दूसरे देशों का काम करते हैं। हमारे लिए एक पैसा कमाने का साधन भी बन गया है। मंगलयान 2013 में किया गया था। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? इच्छा शक्ति चिंतन कार्य का, उपापचय खुशी ताप का कार्य, रक्त वाहियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति का कार्य, आयोडीन की कमी को दूर करने का कार्य। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है। ग्रंथि के तौर पर हम इसे देखते हैं। बादाम के आकार में यह होती है दोस्तों। आप किसी भी चीज में ताप के नियंत्रण की बात करें, नींद की बात करें, स्वाद की बात करें, भूख की बात करें, प्यास की बात करें, इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम जो है वो काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 104-105 डिग्री बुखार होता है, तो उसकी डैमेज होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। इसका मतलब बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां आपको ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है। बादाम के आकार की होती है। इसलिए जब भी किसी को बहुत ज्यादा बुखार आता है, ज्यादा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है, वरना दिमाग में गड़बड़ी हो सकती है। अगला है सिकल सेल एनीमिया रोग क्या है? सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल और एनीमिया यहां पर आपको अलग अलग शब्द देखने को मिल रहे हैं। एनीमिया एक रोग है जो जनरली अरक्तता को दिखाता है। अरक्तता बोल सकते हैं आप इसको, या खून की कमी बोल सकते हैं। खून की कमी का संबंध एनीमिया से है। और जब हम इसको सिकल सेल कहते हैं तो सेल क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। सिकल यहां शब्द जो आता है इसका मतलब होता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार मतलब हम बोल सकते हैं हंसिए के आकृति के समान। तो जब आपकी आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये पूरी तरीके से डेवलप ना हो और इनका आकार एक हंसिए के समान हो जाए, अर्धचंद्राकार हो जाए, तो इसे हम सिकल सेल कहते हैं। जिसमें आरबीसी या हम बोल सकते हैं खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगा, तो इसको पूरा आप सिकल सेल एनीमिया कह सकते हैं। यहाँ पर खून की बात की जाती है। खून हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जनरली इसके लिए शब्द क्या है? हीमोग्लोबिन।
अब यहाँ हीमो अलग कर लीजिए, ग्लोबिन ग्लोबिन अलग कर लीजिए। हीमो हीमो का मतलब हो जाएगा आयरन, और ग्लोबिन का मतलब एक प्रोटीन से होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हम इसको एक मिश्रण के तौर पर देखते हैं। इसमें तीन चीजें हमें दिखाई पड़ती है, एक हमें दिखाई पड़ता है आरबीसी, एक हमको दिखाई पड़ता है डब्ल्यूबीसी, और एक हमको दिखाई पड़ता है इसमें क्या, प्लेटलेट्स। बराबर है। ये एक निश्चित संख्या में आपके शरीर में होती है, इनकी संख्या जनरली कम हो जाती है तो आपके शरीर में दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। प्लेटलेट्स आपको बहुत ज्यादा चर्चा में दिखाई पड़ा था जब डेंगू हुआ था किसी के शरीर में, जब प्लेटलेट की संख्या जो थी वो 1 लाख से कम हो जा रही थी, ऐसे में उसको बहुत ज्यादा डेंजर में माना जा रहा था। तो इस सबकी संख्या एक संतुलित अवस्था में होती है। प्लाज्मा थेरेपी का इसमें यूज किया गया था, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा किया जा रहा था। तो पहले तो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन डेंगू के बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी होने लगी, लोग समझने लगे कि प्लाज्मा क्या होता है, लोग समझने लगे कि प्लेटलेट जैसी कोई चीज होती है, लोग समझने लगे कि आरबीसी कुछ होता है, डब्ल्यूबीसी कुछ होता है। आरबीसी का जीवन काल एग्जाम में जरूर पूछता है, 120 दिन का जीवन काल इसका जरूर होता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आरबीसी क्या करता है, एक वाहिका के तौर पर काम करती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अलग अलग काम होता है। डब्ल्यूबीसी खराब तथ्यों पदार्थों से, दूषित चीजों से आपके शरीर में कुछ संक्रमण होता है, उससे रक्षा करने का काम करती है। और प्लेटलेट्स आपके शरीर में खून का थक्का जमाने का काम करती है। चोट लगने के बाद जब खून निकलता है उसको बंद करने के लिए प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर जिम्मेदार होते हैं। तो जब आपके शरीर में आरबीसी पूरी तरीके से डेवलप ना हो, वो हंसिया के आकार में डेवलप हो जाए, तो इस स्थिति को आप सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया के निवारण के लिए 2013 से भारत में अभियान चल रहा है, क्योंकि एक गंभीर स्थिति है, इससे खत्म करना है। तो सिकल सेल एनीमिया से बचने की पूरी व्यवस्था हमें 2013 से इसको देख रहे हैं। राष्ट्रीय तपेदिक या टीबी या क्षय नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, 1962 से। अब देखो एग्जाम में ये तो जरूरी नहीं है, तपेदिक ही पूछ लिया आप लोगों से। टीबी के अलावा भी कई काम चल रहे हैं, जैसे मैं बात करूं पोलियो। हालांकि भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, 2014 में हुआ है। इसके लिए 1988 में कार्यक्रम शुरू किया गया था, कार्यक्रम शुरू किया गया 88 में, और 1995 में अभियान शुरू किया गया जिसको हम बोलते हैं पल्स पोलियो। देखिए रट लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो, पल्स पोलियो अभियान 1995 से। अमिताभ बच्चन को देखा होगा बार बार, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप्स, है ना। तो ये अभियान तब से चल रहा है। ये पोलियो के लिए बात की गई, 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया है। इसके अलावा आप एक और देखते हैं कि एड्स के लिए भी भारत में प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा हम देखें, भारत में कुष्ठ रोग के लिए प्रोग्राम चल रहा है। आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसके लिए प्रोग्राम चल रहा है। हमारे देश में रेबीज या कैंसर के लिए भी प्रोग्राम चल रहा है। हमारे देश में टारगेट है कि हम कैंसर से 1975 में हमने प्रोग्राम चालू किया कि कैंसर से भारत को मुक्त करेंगे। इसके अलावा रेबीज से 2030 तक भारत की मुक्ति का प्रोग्राम रखा गया है, और रेबीज के लिए 28 फरवरी का डेट भी बनाया है कि हर साल 28 फरवरी को रेबीज डे बनाएंगे। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से उन्मूलन के लिए 1989 से अभियान चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए अभियान चल रहा है 1970 से, और एड्स से निवारण के लिए अभियान की बात करें तो लगभग 1992 से हम देखें एड्स से निवारण का अभियान भी हमारे देश में चल रहा है। तो ये अलग अलग बीमारियों के उन्मूलन के लिए भारत में चल रहे अभियानों की हम लोगों ने बात कर ली। केवल क्षय रोग के लिए नहीं, आप सबके लिए देखिए। और क्षय रोग, टीबी को भारत से पूरी तरीके से खत्म करने का प्रण लिया नरेंद्र मोदी जी ने। कहा है कि 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। सतत विकास का प्रथम सूचकांक नीति आयोग द्वारा कब जारी किया गया, 2021 में जारी किया गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है? हिमालय हॉटस्पॉट है दोस्तों। दुनिया भर में हम देखें तो ऐसे स्थान
जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलती है लेकिन उसके बावजूद वहां स्थानिक प्रजातियों की संख्या अच्छी है। ऐसे स्थानों को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो 4 दिखाई पड़ते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। क्लियर है? 36 है दुनिया भर में और जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न प्रदेश ये होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था, बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, बिल्कुल सही है। गंभीर भूकंपीय क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक नहीं है, ये गलत है। देखिए, भारत को 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। भूकंप क्षेत्र क्रमांक 2, 3, 4 और 5। 2 तीव्रता का भूकंप सबसे निम्न भूकंप है, 5 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप सबसे उच्च है। अब हम देखें, उत्तर का जो हिमालय का प्रदेश है वो 5 तीव्रता वाले भूकंप में आता है। मध्यवर्ती मैदान पर आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते, ये भूकंप की स्थिति है। अगर हम तमिलनाडु कर्नाटक की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा और ये माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार भूकंप क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इसको गंभीर भूकंपीय क्षेत्र नहीं मान सकते। शहरी शोर स्तर मानक ग्रिड विधि नमूनाकरण यहां पर सही उत्तर है। तो आपका जो उत्तर है वो सी है, गंभीर भूकंपीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? जब हम भूकंप की बात करते हैं तो सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ आपको पता होना चाहिए। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन है, भूकंप के मापन के लिए सिस्मोग्राफ की बात की जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का मानक है जो 1935 में इजाद किया गया था, जिसमें 0 से 9 तक मानक होते हैं। समभूकंपीय रेखा वे रेखा है जहां जिसको हम बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, जिसका मतलब है एक समान भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपके 50 प्रश्न रहे पहले, जिस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगले लेक्चर में अगले 50 क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके काम का है। क्लियर है? तो 10 दिन अंतिम और अंतिम वार हम लोग पीएससी की परीक्षा पे कर रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। अच्छे से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।